अच्छी बात है, अगर आप आ गए तो आपको पता चल जाएगा इंटरनल ऑडिट होता क्या है। आज बहुत सारे लोगों को ये शायद पता भी नहीं कि इंटरनल ऑडिट होता क्या है। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट जनाब. As I have already told you about earlier, that's my name is. एक मिनट मैं इधर खोल लेता हूँ. My name is Dr. Mohammed Shahir Waqar. और I have been like almost 30 years of experienced person. Worked in globally. ठीक है. Last was the global head in England, so managing 35 countries. Then came back to in 2007 and started my some company, which is one of the 3D educators here, and almost like providing my services to different companies here in Pakistan, in England, in USA. So, like, this is my background. पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजों के पायनियर हैं. आई वाज अ वेरी ओल्ड सीसा सर्टिफाइड पर्सन इन 1999 and in 2001 PMP and 2004 in CISP. और इंटरनल ऑडिट के अंदर ISO के अंदर जो है वो आई वाज स्टार्टेड इन लाइक 1997 इज फॉर पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट एज वेल. तो एक बैकग्राउंड रहा है. अब बाद में डिपार्टमेंट्स खड़े किए हैं, बहुत सारी चीजें. तो पहले तो एक थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं कि जनाब कि एक्चुअली व्हाट इज ऑडिट, राइट? ऑडिट होता क्या है? यूजुअली हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन है ऑडिट्स की. ठीक है. और हम समझते हैं कि जी ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट and like object oriented, purposeful, to take some advantages of it. But what is actually audit? तो हम audit को अगर हम बात करें तो audit एक बहुत simple language में हम बात करते हैं कि it's a check and balance. It's a check and balance. That's it. ये एक check and balance है किसी भी baseline का. किसी भी बेसलाइन का कोई भी इसकी कंपैरेटिव बेसलाइन हो सकती है. अब वो क्या हो सकती है वो बात की बात है. बट एक्चुअली इट्स अ चेक एंड बैलेंस फ्रॉम होम फ्रॉम गवर्नेंस इज अ चेक एंड बैलेंस. अच्छा, अब व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, ठीक है, व्हेन टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑडिट, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट is improvement. Always improvement. ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? इंप्रूवमेंट. इसको हम अभी थोड़ा सा समझते हैं. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? कि ऑडिट का मकसद जो है वो है सिर्फ इंप्रूवमेंट और कुछ नहीं है. अभी इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, इसके क्या रीजन हो सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ऑडिट. ऑडिट की दो बड़ी टाइप्स हैं. वन इज वी कॉल इट द इंटरनल ऑडिट and second we call it the external audit. Audit is always recommended, whether it is internal or external. Audit is always recommended to third party. Why we are recommended to third party? Because we have required the facts and figures. Because we have required the facts and figures 100% accurate. Because if any fluctuations would be happen, any biasness would be happen, so we cannot improve. हमारे ऑडिट का मकसद किसी और तरीके से लिया जा रहा है. हम ऑडिट कहते हैं रेड करने को. ऑडिट का मतलब रेड करना बिल्कुल भी नहीं है. हमारा बिहेवियर भी वो नहीं है, हमारे एथिक्स भी वो नहीं है. हम ड्यू प्रोफेशनल केयर पे है ही नहीं, ड्यू डिलिजेंस पे नहीं है, काम ही नहीं कर रहे वैसे. तो ऑलवेज ऑडिट इज बेसिकली अ चेक एंड बैलेंस. It's basically it's for improvement. It always recommended to third party. Now its type is saying internal and external. It's a type. अब दोनों थर्ड पार्टी हैं, ये याद रखिए, चाहे वो इंटरनल टाइप हो चाहे वो एक्सटर्नल टाइप हो. When we talk about the external audit,
So it always we talk about the financial audits. Always. When we talk about the external audits, we talk about the financial audit. And the rest of the audits, now we can say the HR audit, we can say the inventory audit, we can say the IS audit, we can say the IT audit, right? We can say the security audits, cyber security audits, right? Information security audits, physical security audits, environmental security audits, right? We can say the warehouse audit, we can say the supply chain audits. Now, any type of audit is going to in this category, is fall into this category. Always. तो इंटरनल ऑडिट एक बहुत बड़ा डोमेन है. अब देखिए दोनों थर्ड पार्टी रिकमेंड हो गया, ये ध्यान में रखिएगा. इंटरनल ऑडिट बहुत बड़ा डोमेन है और वजह क्या है कि ऑडिट की कुछ अपनी अपनी बेसिक्स हैं जो हर जगह सेम है. ऑडिट की अपनी बेसिक जो हर जगह सेम है. अब पाकिस्तान के अंदर आई एम द पर्सन हु स्टार्टेड दिस CIA इन 2007. जब 4 पेपर हुआ करते थे, मैं लेकर आया उसको. ठीक है, मैंने इसका पूरा दोबारा से सब सिस्टम खड़ा किया, बनाया, स्टार्ट कराया. और मैं तो केवल 2020 तक इसको बढ़ाया है मैंने. जब 2019 में नया हमारे पास आया, फिर 3 पेपर हो गए. जब 2019 में नया करिकुलम आया तो उस वक्त उसकी टोटल बेस चेंज हो गई थी. तो IIA के साथ मैंने बहुत सारे मैनुअल बनाए इसके, उनके साथ बनाए मैंने. मैं साका का भी कोर मेंबर हूँ, उसके अंदर मैं बेसिकली मैं उनकी एग्जामिनेशन बॉडी का मेंबर हूँ. इस वक्त मैं 2 इंटरनेशनल बॉडी को एज अ प्रेसिडेंट हेड कर रहा हूँ, बॉडी को हेड कर रहा हूँ. ठीक है, तो वो अभी कुछ चीजें उनके साथ चल रही हैं. क्योंकि ISO के अंदर हम जब बात करते हैं तो 19011 इज अ बेस स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट एंड 17021 से लेकर 25 तक हमारे पास वो बेस स्टैंडर्ड्स. उसको ऑडिट कंपनी को कंप्लायंस करना जरूरी है. ठीक है, तो अब वो कोई भी कंपनी होगी उसको उसकी कंप्लायंस चाहिए, आप उसके लिए काम करेंगे तो जरा डिफरेंट बात हो जाएगी, काम जरा डिफरेंट हो जाएगा. एक वो है जो आप क्लाइंट को कंप्लायंस करवा रहे हैं और एक जगह वो है जो आप खुद अपने लिए कंप्लायंस कर रहे हैं एज अ ऑडिट बॉडी. तो मैंने जब ये काम करवाया, चीजें करवाई, तो हमारे पास बहुत सारे लड़के पढ़ के गए. कोविड आ गया, कोविड के बाद जरा सिनर्जी चेंज हो गई, हमारी भी चीजें चेंज हो गई. आई एम वेरी मच बिजी एवर देयर. तो इसीलिए मैं अब आज ये आपको जब बता रहा हूँ चीजें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है. और ये इसके लिए हम चैम्बर में भी बात करेंगे इंशाल्लाह. कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर भी मैं इसका सेमिनार रखूंगा और बताऊंगा वहां पे चैम्बर के लोगों को कि भाई आपके लिए क्यों जरूरत है, आपके लिए इंटरनल ऑडिट क्यों चाहिए. ठीक है, वैसे तो हमारे US चैम्बर, फ्लोरिडा चैम्बर के अंदर भी इसको लेकर जाएंगे. फ्लोरिडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर भी हमारे पास वहाँ बात हो रही है हमारी. ठीक है ना, और यहाँ तो हम इसको करेंगे. तो हमारे पास क्या है कि हमें समझने की जरूरत है पहले कि ये सिर्फ जॉब इसलिए नहीं है कि मुझे मिल जाए, बल्कि ये जॉब इसलिए भी है कि इसकी जरूरत है. ठीक है, अब जरूरत कैसे है इसको हम स्टेक होल्डर को भी समझाएंगे. और आज आपको थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं. मेरे साथ जो है वो यहाँ पर जावेद मुश्ताक साहब हैं. ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीमा क्वालिफाइड पर्सन. सो ही इज अबाउट लाइक 30 years एक्सपीरियंस पर्सन. ये हमारे ट्रेनर है, को ट्रेनर है मेरे साथ, और यही आपको अब लेके चलेंगे आगे भी. ठीक है, लेकिन आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ, या मैं आपको सिर्फ जस्ट एक आइडिया दे दूं कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं. करिकुलम जो मेरा बनाया हुआ है वो मैंने इनको दे दिया है सारा, उसी से आपको लेके चलेंगे. ठीक है, IPPF स्टैंडर्ड जो है वो अपनी जगह है, वो उसकी हवाले से जो है वो चीजों को बताएंगे. ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, बिफोर गोइंग टू एंटर दिस व्हाट हाउ द इंटरनल ऑडिट वर्क्स और क्यों इसका बेनिफिट है, इस पर मैंने काम एक और मैंने काम किया. अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट किया है आपने 3deducators.com, तो 3deducators.com पाकिस्तान के अंदर आई कैन से दैट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इतने डोमेन्स के अंदर ट्रेनिंग करा रही है. 25 डोमेन्स में वी आर ऑफरिंग द कोर्सेज, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन विद 16 इंटरनेशनल बॉडीज ऑफरिंग 500 सर्टिफिकेशन. और हम वर्कशॉप्स भी इंशाल्लाह नियर सून बहुत सारी लेकर आ रहे हैं. ठीक है, my side I'm core person. I'm basically a AI expert. In 2004 I have done my PhD in AI.
एंड सेकंड पीएचडी इन साइबर सिक्योरिटी। तो मैं मेरी कोर एक्सपर्टीज वो, लेकिन मैं अब तो जाहिर बात है मैनेजमेंट लेवल के ऊपर चीजें देख रहा हूँ, तो मुझे दूसरी चीजों के हवाले से चीजों का काम करना पड़ता है। सो अगर आप जाएं इसके अंदर तो यू कैन सी ओवर हेयर इंटरनल ऑडिट कोर्स। मैंने ये तकरीबन कोई 15 साल ये ट्रेनिंग करवाई है, यहाँ भी इंग्लैंड के अंदर भी, सीआईए की। मैंने एक चीज देखी है जो मैं आपसे बड़ी बड़ी उससे शेयर कर रहा हूँ, आप समझे कि एक बिल्कुल कहते हैं ना कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं, ठीक है ना। तो मैं इससे शेयर कर रहा हूं कि मैंने जो है ये देखा कि सीआईए करने मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, नॉर्मली हमने तकरीबन अब तक सीआईए के अंदर शायद पाकिस्तान में और बाहर मिला के 5,500-6,000 लोगों को ट्रेंड किया हो। 5,500-6,000 में से जो फिगर है वो 800 के दरमियान है जिन्होंने सीआईए की पूरी तैयारी की और पेपर दिया। ऐसा नहीं था कि उनका मूड नहीं था, उन्होंने सीआईए पार्ट 1 पढ़ा, पेपर दे दिया, सीआईए पार्ट 2 नहीं पढ़ने आए, फिर सीआईए पार्ट 2 पढ़ा, किसी ने आके पेपर दे दिया, सीआईए 3 पढ़ने नहीं आए। तो अब उनसे पूछो भाई आप क्यों नहीं आ रहे, कहना सर बहुत थक गए। भाई हफ्ते में एक दिन क्लास आपकी, वो भी आप लेने नहीं आ रहे। उस जमाने में फिजिकल क्लासेस जो होती थी, अब तो ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। हमारे पास ये 600 गज की जगह पर एक आदमी बैठा है, बाकी 25 लोग ऑनलाइन बैठे हुए। तो जमाना चेंज हो गया, लेकिन उस जमाने में खैर आना पड़ता था, क्लास लेने आना होता था। तो ये एक वजह थी कि मैंने देखा कि क्यों नहीं ले रहे हैं। तो वी हैव बेसिकली डन अ सर्वे ऑन इट। मैंने लास्ट मेरे पास पूरे साल इतनी कॉल्स आई हैं, सीआईए सर सीआईए कब कराएंगे, सर सीआईए कब कराएंगे। यहाँ से नहीं, अफ्रीका से भी और बहुत सारी जगहों से लोगों ने मुझे परस्यू किया। हमारा एक पेज है सीआईए का, उसमें तकरीबन कोई 40,000 लोग हैं उस पेज के ऊपर, सीआईए का पेज है वो। तो उस पर काफी मेरे पास चीजें लोग पूछ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कुछ सोच रहा हूँ, आई एम बेसिकली डूइंग समथिंग। तो मैंने एक सर्वे किया, तो सर्वे करने पता चला कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस भी सीआईए का पेपर नहीं देते। ठीक है, अब बात यह कि आपने एक पेपर की तैयारी तो कर ली, वो आपने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया। अब सीआईए की पार्ट 1 की फीस है वो $295, वो आपने देनी है। पार्ट 2 की फीस $268 देनी है, फिर पार्ट 3 की $68 देनी है, और फेल है कोई तो दोबारा देनी है, और इनिशियली आपने साल भर की मेंबरशिप भी लेनी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बेसिकली इसके ऊपर ये पूरा एक कोर्स डिजाइन किया है, डिप्लोमा इन इंटरनल ऑडिट। इस डिप्लोमा इन इंटरनल ऑडिट की खूबी क्या है? पहली बात तो कि सीआईए में बहुत सारी चीजें भी अभी भी नहीं है। तो कोर्स जरूर है, मैं मानता हूं, जरूर नहीं है कि किसी गोरे ने कोर्स बना दिया तो 100% है। मैंने गोरों को कंट्रोल किया अपने अंडर में, ठीक है। तो मैंने उनसे इस पर डिस्कस ऑब्जर्व है, उसको रिफाइन करते हैं, इंप्रूव करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर कम है। तो हमने इसके ऊपर, और जो लोग थे हमारे साथ, जो इंटरनल ऑडिट के लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनके साथ बैठ के मुशावरत की, डिस्कस किया, और 5-6 महीने बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम इसको ऐसे बनाते हैं कि हम इसका एक आपको सीआईए की ट्रेनिंग तो कराएंगे, लेकिन इस सीआईए की ट्रेनिंग में हम आपको 3 सेमेस्टर में ये काम कराएंगे। 4-4 महीने का ये सेमेस्टर होगा, ठीक है। और इस सेमेस्टर में आपको अब और भी चीजें हम बताएंगे। इसमें कुछ और भी लोगों को मैं बुलाऊंगा जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो आके आपको मजीद एक्सरसाइजेस करवाएंगे, वर्कशॉप करवाएंगे इसी में फ्री में, कि आपको आपको पता लगे कि भाई प्रैक्टिकल वर्क में क्या होता है हमारे पास। आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि जो सीआईए का जो फ्रेमवर्क है, दैट इज आईपीपीएफ, ठीक है। आईपीपीएफ उसका फ्रेमवर्क है। तो आईपीपीएफ फ्रेमवर्क हमारे पाकिस्तान में कोई भी उसको फॉलो करके इनकॉर्पोरेट नहीं करता, इवन के दुबई में नहीं करता, ठीक है। इवन के वो सऊदी में नहीं होता। होता है किसी हद तक, आप ले लेंगे चीजें, बहुत सारी चीजें आप नहीं डालेंगे अपनी तरफ से। तो आपके यहाँ पर क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, लोगों को क्या पता है, इंडस्ट्री क्यों नहीं इसको ऑप्ट कर रही? तो एक फायदा आपको ये होगा इसके अंदर कि आप सीआईए करें ना करें, ठीक है ना, आपको प्रोफेशनल डिप्लोमा ऑफ इंटरनल ऑडिट का डिप्लोमा मिलेगा 1 साल के अंदर, ठीक है। तीनों सेमेस्टर पास करने पे 70% वही पासिंग मार्क्स का रेशियो वही है। वैसे ही पेपर लेंगे हम जैसे पेपर सीआईए लेता है, उसी तरीके से पढ़ाएंगे, बल्कि ज्यादा पढ़ाएंगे आईआईए के कोर्स आउटलाइन से ज्यादा। लेकिन आपको कम से कम एक चीज तो मिलेगी, ठीक है। 2 आवर्स का आपका पेपर होगा, और ये सारे उन्हीं के कंटेंट हमने रखे हैं, लेकिन फिर और कंटेंट बढ़ा दिया है हमने,
उसमें और कंटेंट हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपको एक तो ये चीज मिलेगी। 3D एजुकेटर 30 साल से काम कर रही है, पाकिस्तान में कर रही है, इंग्लैंड में कर रही है, सऊदीया में, श्रीलंका में कर रही है, सोमालिया में कर रही है फिजिकली, ठीक है ना। और इसके अलावा इंशाल्लाह जल्द अज जल्द और भी जगहों पे हम स्टार्ट करेंगे। बाकी तो ऑनलाइन दुनिया जानती है हमें कि हम क्या करते हैं। सो आपके लिए एक कम से कम डिग्री तो हो जो आपके हाथ में आए, ठीक है ना, आपको मिले, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन लॉ मिले, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप सीआईए का पेपर तैयारी करेंगे, आप हमारे से रजू करें, वो आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब हम आपको बता देंगे कि वो कैसे होना है, ठीक है, वो किस तरीके से होना है। तो ये एक चीज आपके पास हो जाएगी। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? अच्छा चलो ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि हमने एक तो ये बात की, तो ये मैंने एक तो आपको ये बता दिया कि पहली चीज तो ऑडिट क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। इट्स अ इंडिपेंडेंट ऑब्वियसली वे टू कंडक्ट एनी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल आउटकम फॉर एनी पर्टिकुलर नेचर ऑफ वर्क, पर्टिकुलर नेचर ऑफ वर्क। अच्छा, अब जो है वो टाइप्स हो गई, उसकी चीजें हो गई। अब एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है? इंटरनल ऑडिट के लिए सबसे पहले हम आते हैं कि कोई भी कंपनी, जैसे हम खुद हैं, मैं अपनी बात भी करूं तो मैं शायद इसी लेवल पे अब चीजों को चला रहा हूं कि एक गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो कि एक साथ एक नेटवर्क बना के फाइनेंशियल लेवल पर पैसा इकट्ठा करके और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एओपी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के वो एक आइडिया सोचते हैं कि यार हम इस जगह पे इतना पैसा लगाते हैं तो हमें ये मिलेगा। तो एक कंपनी गवर्नेंस लेवल पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट एंटिटी बना के काम करे, से बैंक से सारे, ठीक है। और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है जो पब्लिक लिमिटेड हो, जैसे कि लकी सीमेंट है, तब्बा ग्रुप के बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो है वो हम अपने अपनी कंपनी, हमारी जैसे है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी, हम उसके शेयर होल्डर मार्केट में अपने आप को शेयर कर देते हैं, इन कर देते हैं, ठीक। तो आपके पास जो गवर्नेंस है वो ये सारे काम करती है। गवर्नेंस का काम क्या है कि वो कोई ऑब्जेक्टिव डिफाइन करती है कि यार हम एक जगह पे अगर इस इलाके में कुछ करें तो हाउ मच रिसोर्सेज वी हैव रिक्वायर्ड। द गवर्नेंस बेसिकली इज developing the resources, providing the resources, developing the policies, providing the different sort of areas to work on it। तो वो कुछ मिल के एक कंसोर्शियम बैठ के सोचता है कि हमें करना क्या है, व्हाट यू वांट टू डू। और जब वो इसके डायरेक्टिव्स तमाम चीजें रेडी कर लेते हैं तो देन दे डेवलप अ कंपनी। दैट कंपनी, जो कंपनी उन्होंने यहां पे डेवलप की, उसकी एक टॉप मैनेजमेंट हायर की जाती है। टॉप मैनेजमेंट में शुरू में हो सकता है 3 लोग हायर किए जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड फाइनेंशियल ऑफिसर। और उसके बाद इनसे कहा जाए कि जी आप अपनी टीम खड़ी करें अपनी, और ये हमारा काम हम करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू हैव अ लाइक टेक्सटाइल फर्म, टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगाना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे टेक्सटाइल के लोग चाहिए जो टेक्सटाइल की काम को एरेक्ट कर सकते हैं, टेक्सटाइल के लेवल पे काम कर सकते हैं। तो आई कैन हायर सम कंसल्टेंट एंड ऑब्वियसली हायर समवन, यार आप में बताओ क्या क्या लोग चाहिए, यार बताओ, रिसोर्सेज बताओ। एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस कि वो लोग मिडिल मैनेजर्स को हायर करते हैं, जो एक्चुअल लोग होते हैं, वो लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मिडिल मैनेजमेंट होती है, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी होती है। मिडिल मैनेजर वो रीढ़ की हड्डी है जिनको टॉप मैनेजमेंट ही कहती है ये कैसे होगा बताओ। तो मिडिल मैनेजर जो है दे मस्ट हैव टू नो कि उसका डिजाइन क्या होगा, और उस डिजाइन को, यानी उस डिजाइन से मुराद क्या है, स्टेप्स, हाउ टू कंप्लीट दिस जॉब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, रिसोर्सेज कौन से, कितने आदमी चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, कब चाहिए, किस जगह पे चाहिए, कब इंपोर्ट होगा,
कब फैक्ट्री में आएगा, कब लगेगा, कब वेयर हाउस में जाएगा, कब स्टॉक लगेगा, कब डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कब सेल्स होगी, कब एडवर्टीजमेंट होगी, एवरीथिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल विद रिस्पेक्ट टू देयर डोमेन्स. सो मिडिल मैनेजर इज अ की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये सही लोग नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती. एंड देन वी हैव अ लोअर मैनेजमेंट. लोअर मैनेजमेंट में आप दोस्त जो कि नीचे के लोग हैं जिनसे मिडिल मैनेजर्स काम लेंगे. अब मिडिल मैनेजर्स के बड़े काम हो गए. मिडिल मैनेजर्स नीचे वाले लोगों को हायर भी करवा रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, उनको बता भी रहे हैं कि ये करना है, डिजाइन दे रहे हैं, उनसे काम भी करवा रहे हैं, रोल अप भी होगा उनके साथ, और उसकी रिपोर्ट को लेकर टॉप मैनेजमेंट को जमा भी करा रहे हैं. तो मिडिल मैनेजर्स का कितना बड़ा रोल है आप सोच सकते हैं. ठीक है. अब जब ये काम हो गया, तो गवर्नेंस जो है वो ये चाहती है कि यार मेरे पास ये रिपोर्ट आ जाए साल भर की कि भाई आपने पैसा मांगा था, ये करना था, ये करना था, ये करना, क्या हुआ. हमने 100 रुपए लगाए थे तो हमें पता था कि 20 रुपीज का मुनाफा हो जाएगा, यानी 120 रुपीज आ जाएंगे. ये हमारी एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, जो हमने सोची एज अ लेमैन. जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं ना, उनको पता होता है कि यार इतने पैसे आ जाएंगे. जब उतने पैसे नहीं आते ना तब उनके दिमाग खराब होते हैं, जब उससे भी कम आते हैं. तो हम उनको ये देना लाजमी है, उनको ये बताना लाजमी है कि सर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मीट कर रही है. ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो एक नॉर्मल लेवल पे सोच है स्टेक होल्डर्स की. ठीक है, हम ये काम करते हैं, हम लोग इकट्ठा करते हैं दुनिया भर से, जाहिर बात है कि हम बिजनेसेस को एडिट करवाते हैं. तो उनकी सोच क्या होती है, वो ना सीआईए को जानते हैं, ना वो सीसा को जानते हैं, ना किसी और को जानते हैं. उनको समझाना पड़ता है लेमन लैंग्वेज के अंदर. तो लेमन लैंग्वेज के अंदर मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि क्या क्या होगा. देन फर्दर, अब ये जो टॉप मैनेजमेंट है ये अपनी रिपोर्ट जमा तो करा सकती है गवर्नेंस को, लेकिन टॉप मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट है गवर्नेंस के पास, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे रिपोर्ट हम नहीं लेंगे. ठीक है, आप क्या करें, आपको हम एक यहां पर एक और कमेटी दे रहे हैं. ठीक है, एक कमेटी बनाते हैं बिफोर सबमिटिंग टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, टू गवर्नेंस, सॉरी, मैनेजमेंट कमेटी. मैनेजमेंट कमेटी में यहां से सीईओ, हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहां से बैठते हैं. आईटी वाला भी कभी कभार होता है इसमें, वैसे कम होते हैं आईटी वाले, लेकिन कभी होता है. सीआईओ होता है. अब और गवर्नेंस से 2 लोग, गवर्नेंस जो टॉप मैनेजमेंट है 2 लोग भी वो, और बाहर से 2-3 लोग, और बाहर के लोग एडवाइजरी जो लोग हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है. और उनको शामिल करके एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है. इस मैनेजमेंट कमेटी का कुछ रोल है, जाके इंटरनेट पे लिखे, अब तो चैट जीपीटी आ गया, वहां लिख लो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, बता देगा, लेकिन मैं बता देता हूं. मैनेजमेंट कमेटी का एक्चुअली कुछ रोल है. इस कमेटी का ये रोल है कि ये एक तो जो रिपोर्ट आ रही है कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, वो ये चेक करे कि वो 100% बिल्कुल करेक्ट आ रही है, उसे उसमें किसी किस्म की इनामलीज नहीं है, इसमें किसी किस्म की बायसनेस नहीं है. ठीक है, और मैनेजमेंट कमेटी जब 100% हो जाए खुद कि हाँ यार अब रिपोर्ट सही लग रही है, तो वो गवर्नेंस को जमा कराए. अब ये एक तरफ का काम हो गया जो कि गवर्नेंस ने आपसे मांगा था और आपने कर लिया. लेकिन गवर्नेंस बहुत चालाक होती है. उसने क्या किया कि उसने यहां से एक और कमेटी खड़ी की. ठीक है, और उस कमेटी का नाम रखा उसने ऑडिट कमेटी. ठीक है, ऑडिट कमेटी को उन्होंने कहा जी कि आप अपना एक डिपार्टमेंट खोलिए, ऑडिट डिपार्टमेंट. उसमें आप सबसे पहले तो हायर करिए चीफ
एग्जेक्टिव ऑडिटर यानी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, उसको हायर करें। सीनियर ऑडिटर्स आपको जितने चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट हायर कर लें, और फिर आप उसमें जूनियर ऑडिटर्स हायर कर लें। ठीक है, एक और भी आपको मैं न्यूज देता हूं अभी 3D एजुकेटर के हवाले से, कि 3D एजुकेटर एक ऑडिट कंपनी भी बन गई है, उसके हवाले से बताता हूं कि हमें भी यही रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। तो ऑडिट कमेटी जो है वो एक और डिपार्टमेंट खोल रही है जिसमें हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को हायर करेगी। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के कुछ काम है जो भी हम समझते हैं वो क्या काम है, और सीनियर ऑडिटर को जूनियर ऑडिटर को एज पर रिक्वायरमेंट हायर कर लिया जाएगा। और अब ये जो ऑडिट कमेटी है इसमें भी ऐसा ही होगा कि 2 लोग ऊपर से, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑडिट यहाँ पे, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, और बाहर से भी 2 लोग इस कमेटी में ले लिए जाएंगे। ठीक है, अब ये लोग जो है इनको बाकायदा तौर पर कहा जाएगा कि जी आप इस कंपनी को जाके चेक करें। अब नॉर्मली जो ऑडिट डिपार्टमेंट आपके यहाँ जो चल रहा है, आई डोंट नो वो किसको रिपोर्ट कर रहा है। अगर वो सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है तो टोटली गलत कर रहा है। अब हो सकता है सीईओ जो है उसने वो अकेला ही हो वहां पे, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं उसके अंदर गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो अकेले ही गवर्नेंस भी है और खुद मैनेजमेंट में भी बैठे हुए हैं, सीईओ भी खुद है, तो ठीक है फिर तो सीईओ को रिपोर्ट कर सकते हैं वो। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ऐसा नहीं होगा। बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस गवर्नमेंट है, इधर बैंक खुला हुआ है, इधर ऑडिट कमेटी जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। गवर्निंग बॉडी कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वो गवर्निंग बॉडी है जो रेगुलेशंस बना रही है, जो पॉलिसीज बना रही है, जो आपको मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स दे रही है कि ये करना है आपने। ठीक है, लेकिन उसका ऑडिट कौन कर रहा है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान तमाम बैंक्स के ऑडिट करेगी पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में, एंड दे आर लायबल टू सबमिट देयर रिपोर्ट टू ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा अब खैर चीफ एग्जीक्यूटिव सीनियर ऑडिटर्स, अब उन्होंने कहा नहीं आप इस का ऑडिट कर ले। जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी एक्सचेंज, तो सिक्योरिटी के बाद तो कई बैंक्स हैं, ऐसे मेरी भी जैसे कई कंपनी है, मैं हर कंपनी को जो है वो अलग तरीके से देख रहा हूं, अलग तरीके का काम है उसका। नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस इस एरिया के अंदर क्या हो रहा है मुझे कोई घुसने तो नहीं देगा। बेशक मेरी मेरी एक कंपनी, चले बताया था आपको, मेरी एक कंपनी एआई सिस्टम सॉफ्ट है, एक परसेप्टॉन ग्लोबल है, एक वर्टेक्स सॉल्यूशंस है, एक 3D एजुकेटर्स है, एक 3D टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा थोड़ी है कि 3D टेक्नोलॉजी में कोई भी जाके घुस जाएगा, 3D सोल्यूशन का आदमी या 3D एजुकेटर का आदमी कहेगा भाई मैं ऑडिट करने आया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो इजाजत नहीं मिली उसको, उसको इजाजत लेनी पड़ेगी। और गवर्नेंस सबकी एक है, बेशक सब गवर्नेंस के उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो यहां पर एक बाकायदा तौर पर एक इंटरनल ऑडिट चार्टर बनता है। ये चार्टर कहने को 4 पेज का होता है, लेकिन इस चार्टर के अंदर सबसे पहले ऑडिट यूनिवर्स बनती है। ऑडिट यूनिवर्स में क्या होता है कि कितने किस्म के ऑडिट होने हैं। ठीक है, आईएएस ऑडिट होना है, इन्वेंट्री ऑडिट होना है, क्वालिटी ऑडिट होना है, कौन सा ऑडिट होना है, कितने ऑडिट होने हैं, वो सारे लिखेंगे इसमें आप। ठीक है, किस क्वार्टर में ये ऑडिट होगा, टाइम भी लिखेंगे कि हमने इस टाइम पर ये ऑडिट करना है, और पर्पस क्या है हमारा इस ऑडिट का, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी आप बताएंगे ना, और हमारा बजट, ये हमें चाहिए पैसे इस ऑडिट को करने के लिए। ठीक है, तो आप बाकायदा तौर पर ये सारी चीजें जो है वो उससे उसको बताएंगे। किसको बताएंगे? इंटरनल ऑडिट चार्टर को। इंटरनल ऑडिट चार्टर इज द फर्स्ट क्लॉज ऑफ ऑडिट वर्ल्ड।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, इससे पहले जब मैंने ऑडिट में काम करना शुरू किया तो ऑडिट के ना कोई स्टैंडर्डाइज क्लॉज ही नहीं थे। देयर इज नो क्लॉज इन ऑडिट। ठीक है। 2007 में 2007 में एक बॉडी है इसाका, आपने नाम सुना होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। तो 2007 में उसका प्रेसिडेंट, और जो ये बॉडी है आईआईए इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, इसका प्रेसिडेंट, दोनों बैठे, और दोनों ने बैठे फर्स्ट टाइम ये डिसाइड किया कि व्हाट इज द ऑडिट क्लॉजेस, व्हाट शुड बी द ऑडिट क्लॉजेस। और ये तय हुआ कि 1000 नंबर से लेके 3500 तक के जो भी नंबर्स हैं वो आईएएस ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के होंगे। जैसे फाइनेंस के जो नंबर्स हैं वो 5000 से ऊपर होते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहले स्टैंडर्ड बना, ग्लोबल स्टैंडर्ड बना, दैट एक्चुअली वाज पब्लिश्ड इन 2011। द ISACA was published and IIA had published in 2000, I think 14. They have different norms. So then they talk about what actually the purpose of this clause. First time, general part. Then when you are going to implement, the implementation part, how to implement, and then what you are going to get this audit, performance part. So we have three parts in audit clauses: general part, then implementation parts, and then performance part. तो ये पहली दफा डिसाइड हुआ, जो कि आप आईआई के कोर्स में देखेंगे, आईआई की सारी प्रेजेंटेशंस में देखेंगे क्या हो रहा है। ओके, सो अब ये जो ऑडिट चार्टर है, ठीक है, दैट इज 1.1 फॉर सपोज 2001.1, आई थिंक सो, आई डोंट हैव रिमेंबर द एक्चुअल नेम बट आई होप सो, 2001.1. That internal audit charter is going to be in written form, submitted to the audit committee, and audit committee should have to take approval from the governance कि जी मैं जो हूं वो इस ऑडिट कंपनी का जो है वो क्या कर रहा हूं, ऑडिट कंपनी जो है वो इस कंपनी का ये ऑडिट इस साल में करेगी, ये टाइम होगा, इतना टाइम होगा, इतना बजट चाहिए, इतने, इसका पर्पज ये है, फला चीज ये है। और ऑडिट कमेटी जो है जब अप्रूवल दे देगी तो यू कैन हायर द पीपल अकॉर्डिंगली, और उसके बाद जो है वो आपका क्या है, ऑडिट परफॉर्म करेगी। इसको यहां से एक लेटर चला जाएगा कि जी फला कंपनी आपके पास आएगी ऑडिट करने के लिए इस टाइम पर, तो आप अपनी अपनी चीजों को निकाल के रखें, क्योंकि आपको एक पॉलिसी दी गई है। पॉलिसी और मेथोडोलॉजी दो जरूरी काम है, पॉलिसी एंड मेथोडोलॉजी। आपको मैंने कहा कि भाई आपने ये पॉलिसी है, यानी कि आपने ये रेगुलेशंस, ये चीजों को पूरा करना है। पॉलिसी ये है कि आप अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हेलमेट आपका लगाओ, ग्लव्स आपने पहने में हो, ठीक है, आपको एक पैंट और शर्ट दी जाती है, जरा फायर रेजिस्टेंस होती है, जूते आपने वैसे पहने हो जो हमने आपको दिए, तो आप वैसे रहेंगे, ये पॉलिसी है। अब मेथड ये है कि अगर आपने ये चीजें उठानी है, मिसाल के फला चीज उठानी है, तो आप ऐसे नहीं उठाएंगे, बल्कि यू हैव अ लिफ्टर, आप इस लिफ्टर से उठाएंगे। आपने कोई चीज काटनी है तो आप कैसे करेंगे, तो देयर आर डिफरेंट मेथड, एसओपीज, ठीक है ना, जो आपको कंपनी ने दी। कंपनी कहती है जो पॉलिसी और मेथोडोलॉजी दी गई है उससे हट के काम नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर में जब कोई चीज इंस्टॉल करते हैं तो विजार्ड आता है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं आप, एक जगह लिखा हुआ आता है कि जी आप कस्टमाइज कर लीजिए, तो जहां जिसको नहीं पता कि कस्टमाइजेशन कैसे होती है और आपने उस पर क्लिक कर दिया तो फंस जाएंगे आप, इंस्टॉलेशन ही नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया हुआ, स्टेप्स दे दिए आपको, पॉलिसी दे दी है आपको, मेथोडोलॉजी दे दी है कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको काम करो,
ताकि ऑर्गेनाइजेशन 2+2+2+2+2 करके 10 हासिल कर ले. The methods actually are the outcome. ठीक है, मेथड आर द आउटकम. मुझे एक बिरयानी बनानी है ना, तो मुझे पहले एक चीज पानी गर्म करना है, वन पार्ट ऑफ द मेथड. ठीक है, जब उतना गर्म हो जाएगा वो, पहले आधा गर्म हुआ चावल डाल दिए, खराब हो जाएंगे चावल. लिखा हुआ है उसके अंदर इतने इतने मिनट आपने गर्म करना है पानी. उनको पता है कि इतने मिनट पे इतना टेम्परेचर अगर दिया जाएगा तो पानी इतना बॉयल हो जाएगा, उसके बाद आप जब चावल को डालेंगे तो चावल खराब नहीं होंगे. दैट इज द मेथड. सेम लाइक इन द ऑर्गेनाइजेशन. Same like in the organization basically give you the direction to do this work like in this way. So when you do this work in this way, so they know how much time is going to be incurred on that particular work. And if the number of people are going to be doing this work step by step, so we can get the output. हमें आउटपुट मिल जाएगी इतने घंटे में. तो वो जो आउटपुट मिल जाएगी इतने घंटे में, दैट इज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हमें वो आउटपुट चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन कह रही है भाई तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा जी हमें ये आदमी चाहिए. और क्या चाहिए जी? मशीनरी चाहिए. और क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए. और क्या चाहिए जी? बैठने की जगह चाहिए. और क्या चाहिए जी? एसी चाहिए. और क्या चाहिए? सब चीजें दे दी आपको. अब जब एक देग के अंदर आपने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए तो वो चीज पकनी चाहिए ना. सेम लाइक द ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर द गवर्नेंस एक्चुअली इज प्रोवाइडिंग ऑल द रिसोर्सेज and they would like that the output should come. अब वो कम कैसे होगी? That is middle manager is responsible. The middle manager are responsible. उन्होंने जो मेथडोलॉजी फॉलो करवानी है, उनको तो पॉलिसी मिल गई, चीजें मिल गई. अब वो जो मेथडोलॉजी फॉलो करवा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इतने घंटे में ये चाहिए. दैट इज कॉल्ड द अश्योरेंस. दैट इज कॉल्ड द अश्योरेंस. मैनेजर मैं हूं, मैं खुद जाके काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने लोगों को ऐसा डिजाइन दे दिया है, मैंने लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजें इसलिए दे दी हैं कि मुझे पता है कि अगर मैं ये काम इनको ऐसे करवाऊंगा तो 8 घंटे के बाद मुझे ये आउटपुट मिल जाएगी. ठीक है, क्लियर? तो 8 घंटे के बाद मुझे ये आउटपुट जो मिलेगी, दैट इज अ स्टैंडर्ड. दैट इज अ स्टैंडर्ड the company actually has developed. And if the company is going to implement any sort of global standards, okay, हमें कोई एतराज नहीं है, वो कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड पे काम करना चाहती है करे. ठीक है, लेकिन वो जो काम कंपनी करेगी ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर, ठीक है, वो भी आउटपुट ओरिएंटेड ही होगा. वो भी आपको कोई ना कोई आउटपुट देगा. अब वो चाहे बैंक हो, चाहे वो कोई टेक्सटाइल कंपनी हो, चाहे वो कोई ऑयल कंपनी, चाहे वो कोई एजुकेशन कंपनी हो. ठीक है, आपको हर जगह आउटपुट चाहिए. इन दैट पर्टिकुलर टाइम, जो भी टाइम है उस टाइम के अंदर आपको वो आउटपुट लेनी है. दैट इज द कॉल्ड द अश्योरेंस प्रोग्राम. इसमें आगे जाके अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा, उसको मैं जरूर बात करूंगा. क्वालिटी अश्योरेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एक पार्ट 2 के अंदर है, आपका सीआईए का एक पार्ट है. बहुत छोटे से लेवल पर डिफाइन किया गया था उस जमाने में वो, लेकिन मैंने उसको बहुत इलेबोरेट करके पढ़ाया उस वक्त भी. मैंने कहा यार ये प्रोग्राम ऐसी चीज है कि दिस इज अ वंडरफुल थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और इस वाले नया जो आप करिकुलम आपका आया उसमें बड़ा कर दिया उन्होंने, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इट्स अ हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट. तो ऐसे ही आपको जो है वो आपके जो मिडिल मैनेजर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि यार हमारी ये आउटपुट आ जाएगी. अश्योरेंस इस काम को कहते हैं कि we actually opt the standards, adopt the standards, and then adapt the standards in some framework. Okay, and that framework produce something. इसलिए दुनिया आज एआई की तरफ भाग रही है, दुनिया आज ऑटोमेशन की तरफ भाग रही है. इसलिए उनको पता है कि यार कि अगर मैं ये लगा दूंगा ना तो शायद इंसान तो काम ना करे, मशीन तो करेगी, मशीन से आउटपुट मिल जाएगी. और लोगों को इस बात का डर है कि क्या होगा हमारे साथ, तो फिर भी सुधर रहे, फिर भी कह रहे ले आओ रोबोट को, उससे काम करा लो. ठीक है, तो आपका जो है मिडिल मैनेजर्स अश्योरेंस देंगे. अब ऑडिट कमेटी
जहां से ऑडिटर्स आ रहे हैं वो आके वही चेक करेगी जो आपने मेथोडोलॉजी बनाई है, क्योंकि वही डायरेक्टिव जो गवर्नेंस इनको दिए थे वो आपके आवाज भी कॉपी दे दी. दैट इज कॉल्ड बेस लाइन. दैट इज कॉल्ड ऑडिट स्कोप और बेस लाइन. आम जिंदगी में कहते हैं बेस लाइन क्या है तुम्हारी, ठीक है. और वैसे क्या कहते हैं ऑडिट स्कोप. हमारा ऑडिट स्कोप क्या है? तो ऑडिट स्कोप में थोड़ी सी और बातें भी जाती हैं, ठीक है. उसमें कहता है हमारा स्कोप जो है वो हम पर्टिकुलरली जो है ना वो इस एरिया को देख रहे हैं. इन्वेंट्री हमारा स्कोप है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा स्कोप है, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट हमारा स्कोप है, ठीक है. तो आप आपका स्कोप डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली मेथड तो ऊपर से अप्रूव हुए. यहाँ जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं ना, यहाँ जो मिडिल मैनेजर जो भी प्रोसीजर डिफाइन करेंगे वो टॉप मैनेजमेंट को जमा कराएंगे. टॉप मैनेजमेंट मैनेजमेंट कमेटी को देगी, मैनेजमेंट कमेटी गवर्नेंस को पहुंचा देगी कि सर ये इस तरह काम होता है हमारे यहाँ. भाई मेरा पैसा लगा हुआ है ना, मैं पूछूंगा ना आपसे भाई कैसे काम कर रहे हो मुझे बताओ, चाहे वो गन्ने की मशीन ही क्यों ना लगी हुई हो, ठीक है. मैं पूछूंगा आपसे कि भाई मेरा पैसा लगा है मुझे बताओ कैसे कैसे काम होगा, ठीक है. तो गवर्नेंस पूछेगी आपसे कि मैंने आपने मुझसे कहा था ऐसे होगा, तो हक्कुल यकीन थोड़ी है कोई. मैं हाँ भाई आपने कह दिया भाई आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी. आपने कह दिया है लिख के दें, आपने कह दिया है तो वो लिख के जाता है और वही लिखा हुआ इनके हाथों में दे देते हो, ठीक है. अब ये समझ लीजिए एक अलग दुनिया है और ऐसी कई हो सकती हैं, ऐसी कई कंपनी हो सकती है, गवर्नेंस कई जगह पैसे लगा सकती है. ऑडिट कमेटी एक ही होगी. जैसे बैंक बहुत सारे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ही है, ठीक है. ऑडिट कमेटी होगी और ऑडिट कमेटी इनको भेजेगी एक ऑडिट प्लान. अब वो यहां बनेगा, आप सीखेंगे यहाँ पे कि ऑडिट प्लान कैसे बनता है, ऑडिट एंगेजमेंट कैसे होती है, ऑडिट कंडक्शन कैसे होती है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है. तो इस डिप्लोमा के अंदर आप एक पूरी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेंगे. सीआईए मांगे ना मांगे मुझे परवाह नहीं है उससे, ठीक है. आपने प्रैक्टिकली एक रिपोर्ट तैयार करनी है किसी भी एक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के ऊपर. आपने कोई भी बेस लाइन उठानी है और उसके ऊपर आप ऑडिट करेंगे. अब जो रिपोर्ट यहां से आ जाएगी तो यहां पे ऑडिटर्स बैठ के उसको चेक करेंगे, सीनियर ऑडिटर की एक टीम उसको देखेगी और एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगी. अब इधर से क्या बनी, ऑपरेशनल ऑपरेशन. ये बिजनेस ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन हो रहे हैं. इस बिजनेस ऑपरेशन की एक आउटपुट रिपोर्ट यहाँ पे बनी, जैसे आमतौर पर फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है. यार हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं वो एक रिपोर्ट बनाते हैं कि इतना पैसा यहाँ से आया, यूं गया, शेयर में लगा, यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ यूं हुआ, ये इतनी रिपोर्ट, इतने पैसे बच गए, ठीक है, कंपनी इतने प्रॉफिट में. और यहां से ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट बनाएगी कि इनको जो पैसा दिया गया था और इनको जो सामान दिया गया था, इनको चीज दी गई थी, उस पर हमारे पास यहां से ये रिपोर्ट आई. तो ये फाइनेंशियल ऑडिट भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो तो ऑडिट की टाइप है. तो ऑडिट की टाइप है ना, होगा थर्ड पार्टी. अभी थर्ड पार्टी कंपनी हो सकता है कि मेरे पास इतना पैसा होना कि मैं ऑडिट कंपनी बनाऊं, मैं सीधा सीधा ये करूंगा कि नहीं, मैं ऑडिट कंपनी बनाने के बजाय मैं जो वो एक कंपनी हायर कर लूं. जैसे हम 3D ऑडिट एंड को हमने बना दी है और हम एक ISO की सर्टिफिकेशन बॉडी बन गए, तो हम ऐसे बहुत सारे काम भी कर सकते हैं कि हम हमें कोई हायर कर ले, हम उसका ऑडिट फंक्शन रेडी कर देंगे, हम उसका ऑडिट कर देंगे. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑडिट, एक होता है जो कि सर्टिफाइड ऑडिट होता है, यानी ISO ऑडिट सर्टिफिकेशन होती है. एक वो ऑडिट है कि आप चाहते हैं कि आप देखें कि आपका पैसा, आपकी चीजें सही काम कर रही है कि नहीं कर रही. तो बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी छोटी कंपनियां कराना चाहती हैं, अगर आप उनको समझा दें तो. दैट ऑडिट कमेटी, दैट एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है, बिफोर गोइंग टू सबमिट द रिपोर्ट टू गवर्नेंस, एक रिपोर्ट कहां से आ गई, यहां से आ गई मैनेजमेंट कमेटी के पास. दूसरी रिपोर्ट कहां से आ गई, ऑडिट कमेटी के पास. अब यहां पर एक काम और होगा, यहां एक काम होगा जिसे कहते हैं मैनेजमेंट रिव्यू. क्या कहते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू. अब एक आपने यहां पे क्या किया था, इंटरनल ऑडिट. दुनिया भर के जितने भी स्टैंडर्ड ISO समेत
ये दो क्लॉजेस मैंडेटरी क्लॉजेस है, इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यू क्या है कि जो रिपोर्ट यहां से आई है, और चलो बैंक की मिसाल ले लेते हैं, बैंक की जो रिपोर्ट बैंक ने मैनेजमेंट कमेटी को जमा कराई, और इधर से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट बनाई, ये दोनों एक दिन बढ़ जाएंगे और दोनों डिस्कस करेंगे, ये आपके यहाँ ये है, हमारे पास ये रिपोर्ट है, आपके यहाँ ये है, हमारे। अब 90-20 का डिफरेंस तो चल जाता है, कहीं अब अगर 10-20 का डिफरेंस आ रहा है तो ये बात समझ में नहीं आ रही। तो बने बात, अब मुझे एक आदमी आके कहता है सर ये लोग कुछ करते ही नहीं है। अच्छा, पुरानी रिपोर्ट लाना जरा, पुरानी फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाल के देखी, इतना परसेंट प्रॉफिट है, तो वो आदमी झूठ बोल रहा है। जो उनका कौन मुझसे आगे बात करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव बात करेगा आके मुझसे कि सर ये इतनी तो कुछ करते ही नहीं है, तो इसका मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज कर दें आप, ठीक है, कि वो सही रिपोर्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब कोई पर्सनल ग्रज है, वो कोई और मसला है। ऐसा बहुत होता है, लोग तो मौके का फायदा उठाते हैं, उनको सीट मिल जाए बस। तो एज सच आपके मैनेजमेंट रिव्यू में ऐसी बहुत सारी चीजें, कॉन्फ्लिक्ट चेक किए जाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक की जाती हैं, आपकी डेविएशंस को चेक किया जाता है कितना परसेंट आ रही है, ठीक है। अब ये जब रिपोर्ट बनती है, दोनों मिला के फाइनल कर देते हैं जब, कि हाँ यार हम लोगों ने सही ऑडिट हुआ है, वो कहते हैं हमारी सही रिपोर्ट है, आ रही है, ये कहेंगे यार आप एक काम करो, आप अपनी रिपोर्ट अब जमा करा दो गवर्नेंस को, ठीक है, और हम भी अपनी रिपोर्ट जो है वो यहां से जमा करा देते हैं गवर्नेंस को। उन्हें तारीख दी हुई होती है, वैसे तो गवर्नेंस से तारीख दी हुई होती है कि इस तारीख को जमा करानी है आपने रिपोर्ट, और क्योंकि या तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट तो कहेगी जमा कराओ। गवर्नमेंट में यहाँ पे किसके पास जा रहा है, ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास। क्या जमा करा, वरना पैरा खड़ा कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ, ठीक है। अब ऑडिट कमेटी जो है, जाहिर बात है कुछ नॉन कंप्लायंसेस बताएगी, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे एरियाज में होगी, ठीक है। फ्रॉड भी बताना, अच्छा पहले ऑडिट में फ्रॉड शामिल नहीं था, अब शामिल हो गया। नाउ यू हैव टू सबमिट द फ्रॉड्स एज वेल इन द रिपोर्ट्स, फ्रॉड के बारे में भी बताएगी, ठीक है। सारे एविडेंसेस के साथ पूरी एक रिपोर्ट जमा होगी, और उस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करना होगा आपको। जो जो ऑडिट का हेड है, इधर से इधर सीईओ जो है, वो दोनों एक्सप्लेन करेंगे अपनी कारकर्दगी को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो या जो भी XYZ तरीके का हो उनका। खाली रिपोर्ट जमा नहीं होगी, बल्कि वो एक्सप्लेन होगी कि सर हमने ये किया, ये हुआ, ये गलतियां थी, ये फला था, ये यूं था, ये काम रह गया, ये नहीं हुआ, ये इतनी हमारी। अब जो ये पूरा सिस्टम है जो काम करता है ऑडिट का, ठीक है, और इससे थर्ड पार्टी है, नजर आता है बाद दफा कि ये इंटरनली बैठे हुए हमारे साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए। आमतौर पर ये भी नहीं होना चाहिए कि फैक्ट्री के अंदर ही बिठा लें आप इंटरनल ऑडिटर्स को, उनको बोले यार तुम्हें बराबर में एक दर्द दे दिया हमने जगह, तुम या तो मिलने नहीं जाओगे इनसे, तुम्हारा खाना भी सेपरेट होगा, ठीक है। ऐसा कम हो रहा है, नॉर्म्स के खिलाफ हो रहा है, होना नहीं चाहिए। आपस में दोस्ती नहीं होनी चाहिए ऑपरेशंस की, ऑडिटर की, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो जो जो भी रिपोर्ट्स यहां पर सबमिट हुई, जो भी सारी चीजें यहां पर, ये पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया, इस सिस्टम के ऊपर अब हमारे पास जब रिपोर्ट आएगी तो गवर्नेंस ये कहेगी यार कि हमने लेट्स से 100 रुपीज लगाए थे और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 120 कमा लेंगे, क्या हुआ, ठीक है। अब हुआ ये कि जनाब 120 के बजाय वन, यानी ये तो 20% मुनाफे की बात हो रही है, खाली ज्यादा भी हो सकता है। हुआ ये कि 115 कमाए। अब एक्चुअली देखा जाए तो यू आर एक्चुअली बियॉन्ड योर
एफिशिएंसी है 25% की, 20 रुपए में से 15 रुपए कमाए, 75% कमाए आपने। तो कंपनी जो है वो 25% का लॉस दिखा देगी, ठीक है ना। क्यों लॉस दिखाएगी? और ये लोग कहते हैं कि यार 15 रुपए तो कमाए ना, 5 रुपए नहीं कमाए ना सिर्फ, वो लॉस क्यों दिखाएगी? क्योंकि कंपनी ने एक सरमाया लगाया है, 100 रुपए लगाए, ये 100 करोड़ हो सकते हैं, ठीक है, ये 100 करोड़ हो सकते हैं। तो 100 करोड़ जब कंपनी ने लगाए हैं और उसका एम है कि वो 20 करोड़ कमाए और वो 15 करोड़ कमाती है, तो 5 करोड़ का नुकसान उसको जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन स्टेक होल्डर की भी तो है ना, वहां जितने लोग बैठे हुए पर शेयर होल्डर, उनके ध्यान में कि यार इतने पैसे आने चाहिए जेब में, यार ये तो नहीं आए। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट वी आर इन लॉस। अब ये 25% का लॉस जो है क्यों हुआ, इसकी इवैल्यूएशन होगी, इसको कहते हैं ऑडिट इवैल्यूएशन। और इस ऑडिट इवैल्यूएशन के ऊपर अब बाकायदा तौर पर काम होगा कि कहां पे गलती है, कहां पे गैप्स हैं, तो गैप एनालिसिस होगा। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम कहते हैं इसीलिए कि हमें इंप्रूवमेंट करनी है। अब ये जो 5%, 25% का लॉस था, इसको कवर करना है, ठीक है। अब ये अगर आप कवर कर गए, और हो सकता है ऐसा हो कि आप 120 के बजाय 125 कर लें नेक्स्ट ईयर, तो कंपनी कहेगी कि हम जो है वो 25% प्रॉफिट में। ये 20% प्रॉफिट तो हमारी हमारी भाई खाने पीने के हमारे अपने खराजात हैं भाई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे नहीं चलती जैसे आप सोच रहे हैं, वो अलग तरीके से चलती है। वरना जॉब कर लूं मैं, मुझे 50 लाख रुपए की जॉब मिल रही है भाई, मैं जॉब कर लेता हूँ अच्छे तरह, कोई मैं साल में 6 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ये 5 करोड़ भी नहीं आया तो फायदा क्या है ना। स्टेक होल्डर ऐसे सोच रहा है कि यार मैं क्यों इसके ऊपर जाऊं। तो आपके पास जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर आपको एक तो नंबर 1 फ्रेमवर्क, इंटरनल स्टैंडर्ड, टर्मिनोलॉजी, ये सारी सीपीडी सब मिलेंगे। एंड साथ साथ जो है वो आपको मैंने बताया कि डिप्लोमा ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो उसको मिलेगा और आपकी दोनों चीजों की तैयारी हो जाएगी। ये एक एक प्रोग्राम, एक सेमेस्टर आप समझ लीजिए, नॉर्मली 3 से 3.5 महीने तो लगते ही लगते हैं, इससे कम में खत्म भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने वैसे इसको डिजाइन कर दिया है, 4 महीने का, 4 4 महीने के सेमेस्टर है, ठीक है। और वही फीस रखी है हमने जो सीआईए की पार्ट 1 2 3 की फीसें थी हमारे पास पुरानी, हमने कोई फीस बढ़ाई भी नहीं है, वही फीसें रखी है, ठीक है। इनिशियली फीस हमने थोड़ी सी बस एक रखी है जो एडमिशन फीस वगैरह है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यू नो CIA program and CIA things. So now if you have any question, anything you can ask me। और इसके अंदर हमारी इनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। हम हर अभी 2 3 दफा ये प्रोग्राम्स हम करने जा रहे हैं, और जैसे ही अगर आप जो है वो इस एनरोलमेंट्स को जो है वो कंप्लीट करेंगे हमारे पास नंबर, तो फिर हम आगे आपकी तरफ आएंगे। तो एनी क्वेश्चन? आई थिंक कोई क्वेश्चन किसी का शायद है नहीं, तो एनी क्वेश्चन तो कम बात कर लेते हैं। जी वही बोला, बोलिए बोलिए। बिल्कुल बन सकता है, फ्रेश बंदा क्यों नहीं बन सकता, ये प्रोग्राम ही फ्रेश बंदों के लिए है। ये प्रोग्राम ही फ्रेश लोगों के लिए है भाई, इंटर के बाद क्यों रखा है मैंने। आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं एज ऑडिटर, आप सीआईए का पेपर ना भी दें तो आप ऑडिट कंपनी में लग जाएंगे। रिक्वायरमेंट फिर आप फोन पे मालूम कर लीजिएगा सारी, इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट है खाली।
कोई इशू नहीं है कि जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो ज्वाइन कर सकता है इस प्रोग्राम को। ये ऑडिट इंटरनल ऑडिट का प्रोग्राम है ही इसीलिए। Any fresh candidate can join this program if they have done intermediate from any discipline, science or commerce, whatever. He can join this program, even though he can also able to give the paper as a CIA student as well. स्टूडेंट प्रोग्राम के अंदर भी वो पेपर दे सकता है। बैचलर्स की रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल लेवल पर है, ठीक है, और उसकी और सस्ती है फीस वगैरह। तो जॉब बहुत है भाई। जी जी बोलिए, कौन? आवाज आपकी कट रही है। गुलाम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। सर इसकी फीस वगैरह क्या होगी? इसकी फीस बस नॉर्मल है, 45,000 रुपीज पर पार्ट फीस है, और इनिशियल फीस जो 10,000 रुपये बस एडमिशन और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आई थिंक सो इट्स वो एनीथिंग आपको समझ में आई होगी आज जो मैंने बात आपको समझाई है। आई थिंक काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। स्किल बेस्ड है भाई ये। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम और भी लोगों को इसमें बुलाएंगे, जो बहुत सारे लोग होंगे इसके अंदर आपसे वो करेंगे सारी चीजें। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, फिजिकल भी ले सकते हैं, दोनों लेवल पे आप इसको ले सकते हैं। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच एवरीबडी। इंशाल्लाह जो है वो आपको फॉर्म वगैरह ग्रुप पे आ जाएंगे, तो आप वहीं से उसको डाउनलोड करके भर के जमा कराइए, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में जब जैसे प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा होगा हम आपसे कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।